फ्रिक्शन पढ़ाई थी, फ्रिक्शन, आई स्टार्ट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन मैंने आपको बताया था, उसमें स्प्रिंग बैलेंस बताया था। स्प्रिंग बैलेंस में ग्रेजुएटेड मतलब मार्क्ड स्केल होता है, वो जैसे ये मार्क है ना, इसमें बना हुआ है सेंटीमीटर, उसमें वेट का बना होता है कि 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, 3 किलोग्राम या हाफ किलोग्राम। तो उसमें एक हुक होता है, तो जितना उस हुक में वेट पड़ता है वो आपका उसमें आ जाता है स्प्रिंग बैलेंस में। उसके अंदर एक स्प्रिंग होता है और वो स्प्रिंग स्ट्रेच होता है। तो ये फ्रिक्शन के ऊपर एक बहुत अच्छी बात बनी है कि उसके अगेंस्ट कितना फ्रिक्शन होगा किसी भी चीज के। तो आपको मैंने रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ा दिया था। स्टैटिक फ्रिक्शन वो होता है जब कोई एनी ऑब्जेक्ट इज स्टेबली स्टेशनरी एट वन प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, यू हैव टू पुश इट। तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ता है टू स्टार्ट इट, दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। To start it, you have to put so much force. You have to apply force. कभी-कभी one person cannot push it. वो उसको 2-3 लोग धक्का दे रहे हैं, तो वो start हो जाता है. But once it starts moving, then you need to apply less force. क्योंकि वो फिर अब static friction नहीं रहा, अब sliding friction हो गया, अब उसमें force आ गया. तो friction वो कैसे होता है? What was the reason for that static friction? उसका बहुत बड़ा रीजन है स्टैटिक फ्रिक्शन का कि जो मॉलिक्यूल है उस हैवी वस्तु के बॉक्स के, या सपोज ये एक हैवी बॉक्स है और हमारे घर में 1 साल तक एक जगह पे पड़ा रहा, और इस बॉक्स में हम लोगों ने रजाइयां, कंबल, गर्मियों आती है तो सब भर देते हैं ना, तो वो उसके मॉलिक्यूल्स, इस बॉक्स के मॉलिक्यूल्स और ग्राउंड के मॉलिक्यूल्स, दे इंटरलॉक्ड ईच अदर, और इतने स्ट्रांगली इंटरलॉक कर देते हैं आपस में, जितना ज्यादा टाइम होगा और जितना ज्यादा उसके ऊपर वेट होगा उतना ज्यादा वो इंटरलॉक हो जाते हैं। और इंटरलॉक होने से क्या होता है कि यू हैव टू पुश, वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, कि एक रुकी हुई चीज के अगेंस्ट जो आपको जोर लगाना है। और ये देखिए आपका डायग्राम भी दिया हुआ बुक में, स्टैटिक फ्रिक्शन, यू हैव टू पुश द बॉक्स टू कीप इट मूविंग, एंड वंस इट स्टार्ट्स मूविंग देन यू डोंट नीड टू अप्लाई दैट मच फोर्स, फिर आपका फोर्स धीरे धीरे आपको कम हो जाएगा वंस इट स्टार्ट्स मूविंग। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है जिसमें कि आपने टेबल को टिल्ट, कहते हैं टेढ़ा करना, जैसे दिस इज स्ट्रेट थिंग, अब मैंने यूं कर दिया तो ये टिल्ट हो गया, टिल्टेड हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक बुक रखी है, सपोज ये टेबल है और यहाँ पे एक कोई चीज रखी है, ये पेन ही रखा है मान लो, अब ऐसे पेन, और इसको मैंने टिल्ट करा तो धीरे धीरे ऐसे आ गया, ठीक है। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया और रोलिंग फ्रिक्शन भी हो गया, क्योंकि ये जो पेन है ये रोल होके आया है, ठीक है ना। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन भी हो गया और स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी है। तो आपका रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ पे दिया हुआ है, when one body rolls over the surface of another body. Page number 152, when one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called rolling friction. इसके प्रति जो रेजिस्टेंस होती है, ये देखिए अब ये रोल कर रही है, अब यहाँ पे रुका हुआ है, लेकिन जब मैंने इसको टिल्ट करा तो ये रोल होके नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस जो था, अब ये थोड़ा सा स्लाइटली रफ है, अगर बिल्कुल स्मूथ होता तो कोई रेजिस्टेंस ही नहीं होता, एकदम स्लाइडली चला जाता। लेकिन जो रेजिस्टेंस इसके अगेंस्ट काम करता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। रीड इट अगेन इन योर बुक, रीड इट, all of you switch on your video. When one body rolls over the surface of another body, the resistance to its motion is called, उसके लिए जो उसके मोशन के लिए जो रेजिस्टेंस आता है वो रोलिंग फ्रिक्शन होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, sliding friction is less than static friction, rolling friction is less than static। तो मैक्सिमम जो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, जो रोलिंग फ्रिक्शन होता है वो इसलिए कम होता है। ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन, उसका टाइम, उसका रीजन ये होता है कि रोल कर रही है यहाँ पे, तो जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं और इनके मॉलिक्यूल्स होते हैं, दे डोंट गेट टाइम टू इंटरलॉक ईच अदर, उनको टाइम ही नहीं मिलता आपस में इंटरलॉक होने का, दे डोंट गेट टाइम टू इंटरलॉक ईच अदर। वो नो टच करते हुए स्लाइड करके, क्योंकि नीचे को प्रेशर है, ग्रेविटी है नीचे को, तो ये नीचे को आ रहे हैं, तो दे डोंट गेट टाइम टू इंटरलॉक ईच अदर। बट इन ए स्टैटिक फ्रिक्शन स्टेशनरी बॉक्स इज केप्ट, तो उसको बहुत टाइम मिलता है इंटरलॉक होने का। your force needs to break that interlock। समझ में आ गया। एक क्वेश्चन आता है, why rolling friction और sliding friction is less than static friction।
ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई रोलिंग फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। तो इसका आंसर आप फिर से ध्यान से सुनो। इन स्टैटिक फ्रिक्शन the object, any heavy object is kept for a long time in a stationary position, ना चलते हुए, in a stationary position. The molecules of that object, suppose it is a box or suppose it is a table, the molecule of that object and the molecules of the ground, they get interlocked and they get sufficient time. They remain interlocked for a sufficient time. So we have to apply the force against that friction. और वो इतना स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होता है कि जितना टाइम उसको मिलता है उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरलॉकिंग होता है, और जितना वेट उसके अंदर होता है, दे गेट मच टाइम। तो उस वेट के अगेंस्ट आपको जो फोर्स लगाना पड़ता है और उधर से वो वेट उसमें है, that is called static friction. But in rolling friction or sliding friction, object is moving or rolling, it does not get time, its molecule itself does not get time to get interlocked with the surface. क्लियर समझ में है? ये सरफेस के साथ इनको टाइम नहीं मिलता है इतने मॉलिक्यूल इसके साथ इंटरलॉक हो सके, तो ये क्या करते हैं, स्लाइड होके निकल गया। तो इसलिए रोलिंग फ्रिक्शन और स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज ऑलवेज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। ये एक क्वेश्चन आएगा आपका, टेल द रीजन व्हाई में। मैं एक क्वेश्चन देती हूँ ना, टेल द रीजन व्हाई मेरे पेपर में हमेशा होता है, उसमें एक क्वेश्चन ये जरूर आएगा, व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, या लैंग्वेज चेंज कर सकती हूँ, व्हाई स्टैटिक फ्रिक्शन इज हायर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ये दोनों क्वेश्चन इस तरीके से आ सकते हैं। अब हमने ये रोलिंग और ये मैंने पहले भी पढ़ा चुकी, काफी आधे से ज्यादा क्वेश्चन आंसर वी हैव डन। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन, जो कि हमने लास्ट टाइम नहीं करा था। वी डिड नॉट डू दिस फ्लूइड फ्रिक्शन। आप निकालिए फ्लूइड फ्रिक्शन 153 पेज पे। आप लोग सब मेरे साथ साथ बुक के कांटेक्ट में रहिए और मेरी बात सुनते रहिए। 153 पेज पे फ्लूइड फ्रिक्शन, anything moving in a gas or liquid, that object has to face fluid friction. गैस में या लिक्विड में जो चीज, जैसे मछली, फिश है, ये है समुद्री जहाज है, not only fish, so many aquatic animals हैं, they swim on the water. तो वो any object, living object or dead object, they move in a liquid part, that like a gas or liquid part, that is called fluid friction. Fluid खाली वो नहीं है लिक्विड में, आप लोग ये मत समझिएगा कि फ्लूइड सिर्फ लिक्विड को कहा है, यहाँ पे फ्लूइड में गैस भी है। आप ये क्वेश्चन फिर से देखिए, द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। समझ में आया? द कॉमन नेम ऑफ गैसेस एंड लिक्विड इज फ्लूइड। फ्लूइड में गैस भी है और लिक्विड भी है। तो द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड, जो फ्रैक्शनल फोर्स है, जो मछली का स्विम कर रही है उसको एक फ्रैक्शनल फोर्स मूव कर, उसको कहते हैं ड्रैग, दैट इज कॉल्ड ड्रैग। या बर्ड जब आसमान में उड़ती है तो बर्ड को भी एयर का फ्रैक्शनल फोर्स को फेस करना पड़ता है। बर्ड हैज टू फेस द फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ द एयर, तब भी बर्ड के विंग्स बने हुए हैं। वो उस विंग्स के थ्रू अपने एयर को आगे हटाते हैं, उसके अगेंस्ट फ्रैक्शनल के अगेंस्ट आगे मूव करते हैं। तो इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि व्हाई एरोप्लेन हैज गॉट द शेप ऑफ बर्ड्स। आप देखिए आपकी बुक में बना हुआ है, इन योर बुक एरोप्लेन इज ड्रॉन एंड अ बर्ड पिक इज आल्सो गिवन विद द 2 विंग्स, और उसके दोनों विंग फैले हुए हैं। तो बर्ड पिक इज गिवन विद द विंग्स एंड एरोप्लेन विद द। तो ये बड़ा एक कॉमन क्वेश्चन आता है, आपकी बुक में भी दिया होगा शायद, कि एरोप्लेन के विंग्स क्यों होते हैं। एरोप्लेन के बिना भी, क्योंकि विंग्स में तो कोई नहीं बैठता ना, आप तो एरोप्लेन के अंदर बैठे हुए, तो विंग्स तो ऐसे लगे हुए हैं, बस उसके एक स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा दिया हुआ है। वो उसमें खर्चा भी क्या हुआ एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर देने में, क्यों दिया हुआ उसको एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर, तो वो फ्लूइड फ्रिक्शन के अगेंस्ट आने के लिए दिया हुआ है। फ्लूइड फ्रिक्शन जो हो रहा है, जो एयर के अगेंस्ट प्लेन चल रहा है, अब जब प्लेन ऊपर चलता है, इसको रेन भी फेस करनी पड़ती है, बारिश को भी, इट हैज टू फेस द एयर, इट हैज टू फेस द स्टॉर्म। आंधी तूफान आ जाए तो प्लेन तो हर जगह लैंड नहीं कर सकता ना, तो इट हैज टू फेस हैवी रेन, हैवी स्नो, हैवी स्टॉर्म। तो उसके लिए, उसको अगेंस्ट जाने के लिए उस फ्रिक्शन के इसके विंग्स बने होते हैं, क्योंकि बर्ड्स कैन फ्लाई इन द स्काई विद द विंग्स। तो ये बर्ड से आइडिया लेके एरोप्लेन के वो बने हुए हैं, विंग्स बने हुए हैं।
तो आप अब फ्लूइड फ्रिक्शन में आप एक बार फिर ध्यान से देखिए. We know that air is a very light and thin, that it exerts fractional force on object moving through it. एयर भी अपना फ्रैक्शनल फोर्स डालती है उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जो इसके थ्रू मूव कर रहे होते हैं. एयर एक्सर्ट्स आल्सो फ्रैक्शनल मूविंग ऑन इट. Water object moving through it. Similarly, water and other liquid exert force of friction when object moves through it. Similarly, water or air, they exert any force on that object that moves in it. That is fluid friction. That is called fluid friction. Now you will write down, define the term fluid. First question, define the term fluid. Define, all of you, switch on your video. Define the term fluid. Then what is fluid friction? Explain it. What is fluid friction? Explain it. Explain the following friction with example. अब आप लिखिए, explain the following friction with example. Static friction, rolling friction, sliding friction, fluid friction. चार दे दीजिए आप. Explain the following friction with example. Static friction, rolling friction, sliding friction and fluid friction. इन सबके आपको example लिखने हैं. Following friction with example: static friction, rolling friction, sliding friction and fluid friction. दूसरा क्वेश्चन लिखिए, टेल द रीजन व्हाई sliding friction is less than static friction. Sliding friction is less than static friction. इसका रीजन बताइए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से क्यों कम है? अब आपको मैंने बहुत टाइम पहले भी क्वेश्चन कराया था, इसके सारे हमने फिल अप द ब्लैंक्स कर लिए थे. यू रिमेंबर इट? फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड, थर्ड भी हमने कर लिया था. वो राइटिंग डेस्क का भी हमने कर लिया था. अब बुक कैप्ट, और आप लोग को सारे क्वेश्चन आंसर कॉपी में करने हैं. Suppose your writing desk is tilted a little, a book kept on it starts sliding down. Now the direction of fractional force, तो उसका fractional force होगा जिस डायरेक्शन में बुक स्लाइड कर रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि वो फ्रैक्शनल फोर्स लग रहा है ना, तो अपोजिट, दैट विल एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द मूविंग बुक. जो बुक मूव कर रही है दैट विल एक्ट ऑन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ दैट, तो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगा. पांचवा क्वेश्चन भी मैंने कर लिया था सोपी वाटर पे. अगर आपने स्पिल द वाटर, बकेट ऑफ सोपी वाटर ऑन ए मार्बल फ्लोर एक्सीडेंटली, तो आप चल पाएंगे या नहीं चल पाएंगे? Why explain why sportsmen use shoes with spikes? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक ये और एक दूसरा, why sliding friction is less than static friction. Why explain why sportsmen use shoes with spikes. ये शूज के स्पाइक्स अगर नहीं होंगे तो वो जस्ट पॉइंट पे जाके रुकना चाह रहा होगा. द स्पोर्ट्समैन वांट टू स्टॉप ऑन दैट पॉइंट, वोंट बी एबल टू स्टॉप बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन, एंड वो ऐसे मूव करता जाएगा, स्लिप होता जाएगा. अगर उसको कैच लेने के लिए उस पॉइंट तक भागना है तो उसकी स्पाइक्स की हेल्प से वो रुक जाता है, क्योंकि स्पाइक्स जो है दैट इंक्रीजेस द फ्रिक्शन. The spikes increases the friction between the ground and shoes, and the sportsman can stop जहां पे भी इसको at the place where he wants to stop. तो वो इसलिए उसका स्पाइक्स होना बहुत जरूरी है. If there are no spikes in the shoes of the sportsman, they will slip down in the pitch. वो पिच में फिसल जाएंगे, वो नहीं रुक पाएंगे. They won't be able to run. दौड़ने के लिए भी स्पाइक्स की चाहिए. अगर हमारी सड़क पे फ्रिक्शन नहीं होगा शूज में तो हम नहीं चल पाएंगे सड़क पे. We won't be able to walk on the road safely. We will slip down. बहते जाएंगे. तो वो स्पाइक्स जो है they increase the friction. They work against the frictional force. वो फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट काम करते हैं और उसको रोक लेते हैं, वो वहीं पे रुक जाते हैं. Now I come to the next question. Iqbal has to push a higher box and Seema has to push a smaller
similar heavier box on the same floor. Who will have to apply a large force and why? Iqbal has to push a lighter box, sorry. Read down the question number 7. Read down the question number 7 and give me answer. Read down the question number 7 and give me answer. Read down the question number 7 and give me answer. Seema has to apply large force. हाँ, because उसका बॉक्स हैवी है और इकबाल का जो फोर्स बॉक्स है वो लाइट है. लिख देना. Because she has to push the heavier box, and in heavier box there is a much frictional force. हमें frictional force के against ही जाना ना, तो उसका ज्यादा frictional force होगा. Explain why sliding friction is less than static friction. I have explained you. Give example to show that friction is both friend and foe. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. आपने पहले एक बार बैक्टीरिया का भी पढ़ा था, याद है? बैक्टीरिया आर द फ्रेंड एंड फो. एक्सप्लेन इट. तो यहाँ पर उन्होंने फ्रेंड एंड फो. फ्रेंड मीन्स मित्र, फो मीन्स हमारा दुश्मन. तो गिव एग्जांपल टू शो दैट फ्रिक्शन इज बोथ फ्रेंड एंड फो. जब आप उसके यूजेस लिखते हैं, जब आपको फ्रिक्शन से फायदा हो रहा है तो वो आपका फ्रेंड है. जब आपको फ्रिक्शन से नुकसान हो रहा है, आपके लिए लॉस कर रहा है फ्रिक्शन, तो वो आपका फो हो जाता है. इसी तरह बैक्टीरिया में पढ़ा था कि यूजफुल बैक्टीरिया जो है दे आर फ्रेंड, बट हार्मफुल बैक्टीरिया आर आवर फो. तो बैक्टीरिया खाली हार्मफुल ही नहीं होते. बैक्टीरिया के नाम पे लगता है कि बैक्टीरिया जो है ये बीमारी फैलाने की चीज है. बैक्टीरिया आर यूजफुल ऑल्सो. इसी तरह फ्रिक्शन जो है यूजफुल भी है. और अब फ्रिक्शन की पहले आप लिखिए फ्रिक्शन एज अ फ्रेंड. उसमें आप उसकी सारी एडवांटेजेस राइट लिखिए. पहला पॉइंट है ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक ऑन द रोड. सेकंड पॉइंट है ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन फिक्स द नेल ऑन द वॉल्स. थर्ड पॉइंट है ड्यू टू फ्रिक्शन chalk teacher or anybody can write with a chalk on the blackboard. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चौक जो है, इसके ऊपर मैं चौक नहीं चला सकती जो मेरे पास बोर्ड है, क्योंकि ये बहुत स्लाइड वो है, स्मूथ है, इसमें कोई फ्रिक्शन नहीं है, इसमें पेन नहीं चल सकता है. तो ड्यू टू फ्रिक्शन चौक कैन राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड. आपको समझ आया? ड्यू टू फ्रिक्शन. फ्रिक्शन नहीं होगा तो कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए. फ्रिक्शन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. सबसे बड़ा फ्रिक्शन है. ड्यू टू फ्रिक्शन वी कैन वॉक. अब वो वेट फ्लोर है, वो मार्बल फ्लोर है, वहां पे सोपी वाटर गिर गया है, सो या वहां पे आपका ऑयल गिर गया पूरा, तो यू कैन नॉट वॉक ऑन दैट फ्लोर बिकॉज देयर इज नो फ्रिक्शन. यू विल कीप ऑन स्लिपिंग ऑन डाउन. तो फ्रिक्शन का होना इज अ फ्रेंड एंड इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट इट इज अनडिजायरेबल ऑल्सो, बट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ. ये हो गया. 3-4 पॉइंट तो आपको मैंने बताई दिया, और देख लो कोई बुक में हो तो. तो फ्रिक्शन जो है वो हमारा फ्रेंड भी है और फो भी. अब जब हम आते हैं फो पे, फ्रिक्शन इज अनडिजायरेबल, क्योंकि दो मशीनें जब काम कर रही हैं वो आपस में फ्रिक्शन होगी तो वो उसको वियर एंड टियर कहते हैं. वो घिसती जाएंगी मशीन, वो घिसे, दैट इज अनडिजायरेबल. उसको कम करने के लिए बॉल बेयरिंग का यूज किया जाता है. हमारे फैंस में बॉल बेयरिंग लगते हैं, कई जगह पे बॉल बेयरिंग लगता है. तो friction can be minimized by giving suitable shape to bodies moving in fluids. वहां पे फ्रिक्शन को मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग बॉल बेयरिंग. मशीन पे सबसे ज्यादा फ्रिक्शन का काम खराब होता है कि फ्रिक्शन होने से मशीन की बहुत वियर एंड टियर होता है. तो वहां पे बॉल बेयरिंग लगाते हैं, वहां पे ग्रीसिंग करना पड़ता है हमको. मशीन को ग्रीस करते हैं, ऑयलिंग करते हैं, ताकि वो मशीन में आपस में फ्रिक्शन ना हो. वो स्मूथ दोनों की सरफेस होगी तो देयर विल बी लेस फ्रिक्शन. When the both surfaces are smooth, there will be less friction. तो ग्रीसिंग, ऑयलिंग करा जाता है उनके फ्रिक्शन को अवॉइड करने के लिए. और जो हमारे जूते का सोल होता है वो क्यों घिसता है, क्यों टूटता है? क्योंकि वो फ्रिक्शन के अगेंस्ट काम कर रहे हैं.
तो वो ज्यादा घिसता जाता है हमारा, वो हम ज्यादा, हमें शूज के सोल्स बदलने पड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमारा शू बिल्कुल ठीक होता है मगर सोल खराब हो जाता है, तो दैट वी हैव टू चेंज, और दैट इज रिड्यूस बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन। तो वहां पे फ्रिक्शन जो है हमारा फो हो गया, बट फ्रिक्शन हेल्प अस इन वॉकिंग, वो बात है, वो हमें चलने में हेल्प कर रहा है, वी कैन वॉक ऑन द रोड ड्यू टू द फ्रिक्शन। लेकिन वो शूज का जो सोल है वो सारा खराब हो गया, तो वो फ्रिक्शन जो है वो उसको, वहां पे वो हमारा फो भी हो जाता है कि हमें लगता है हमारा जूता तो बहुत जल्दी घिस गया, अभी तो हम लाए थे दशहरे पे खरीद के, अभी खत्म हो गया। तो ये सब बातें जो होती हैं ये ध्यान रखनी पड़ती है, वो हार्मफुल है बट दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो दैट्स व्हाई वी कैन से फ्रिक्शन कैन बी फ्रेंड और इट कैन बी फो आल्सो, बट इसके यूजेस ज्यादा है और जो इसके नुकसान है उनको we can overcome by that losses by adding, by doing, by changing the shape, by adding ball bearing, by putting greasing it। तो उसके जो losses है या harmful effect है उससे we can overcome and we can get the advantage of the friction। Give example to show the friction is both friend and foe। Explain why object moving in fluid must have special shapes। ये बहुत important question है। Question number 10, explain why object moving in a fluid। अब जब फ्लूइड में मूव करते हैं तो वहां पे फ्रिक्शन है एयर का और वाटर का। एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट हैज टू फेस द फ्रिक्शन ऑफ एयर और फ्रिक्शन ऑफ फ्लूइड। बर्ड्स हैव टू फेस द फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड एक्वेटिक वाटर फिशेस और अगर जो पानी में स्विम करते हैं दे हैव टू फेस द फ्रिक्शन ऑफ द वाटर, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो उसके लिए दे आर गिवन द स्पेशल शेप जस्ट टू वो उस फ्रिक्शन को दूर कर सके, उस फ्रिक्शनल फोर्स को से निकल के बाहर जा सके। तो दे आर गिवन द स्पेशल शेप, दे आर गिवन द स्पेशल शेप गॉड हैज गिवन। जो फिश है दिस इज स्ट्रीम लाइन, स्ट्रीम लाइन होती है जो किनारे पे भी पतली है, बीच में भी नीचे और बीच में चौड़ी होती है, फिश की शेप स्ट्रीम लाइन होती है। ये देखिए ऐसी होती है ना फिश की शेप, इसको कहते हैं स्ट्रीमलाइन बॉडी, जो दोनों टाइम पे पॉइंटेड होती है, बीच में मोटी होती है। इट हेल्प्स इट स्विमिंग, इट हेल्प्स टू मूव अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इट हेल्प्स टू मूव द फिश अगेंस्ट द फ्रिक्शनल फोर्स। तो इनकी स्ट्रीमलाइन बॉडी होती है। बर्ड्स के विंग्स होते हैं, वो एयर के फ्रिक्शन को हटाते जाते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह जहाज की शेप भी उसी तरह दी जाती है। और अब इस चैप्टर के मेरे सारे क्वेश्चन पूरे हो गए हैं, आप लोगों को ये क्वेश्चन पूरे करने हैं और आफ्टर दिवाली आई विल स्टार्ट न्यू चैप्टर साउंड। तो मैंने इस सेशन में आपके 3 चैप्टर कराए हैं, एक कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दूसरा फोर्स एंड प्रेशर एंड तीसरा फ्रिक्शन। आपको ये तीनों चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने हैं अच्छी तरह से, सुना आपने? और मैं एक ऑनलाइन आपको टेस्ट पेपर बना के भेजूंगी जो कि आपको करना होगा, ठीक है? तो ये आपको मैंने जो करा के दिया है वो आप 3 चैप्टर दिए आपने, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट एंड सॉरी फोर्स एंड फ्रिक्शन, फोर्स एंड प्रेशर एंड फ्रिक्शन। 3 चैप्टर आपके इस टर्म में आफ्टर मिड टर्म हो चुके हैं, क्लियर? और अब हम दिवाली के बाद हम साउंड शुरू करेंगे। साउंड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इसमें बहुत कुछ पढ़ने का और पढ़ाने का होता है, फ्रिक्शन में इतना पढ़ने और पढ़ाने का नहीं होता। इसके आगे 4 चैप्टर बहुत अच्छे हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सब नेचुरल फिनोमिना और स्टार्स का भी है इसमें, वो प्लेनेट वाला और गैलेक्सी, वो भी बहुत अच्छा चैप्टर है, दैट इज माय फेवरेट चैप्टर। तो अब आप लोगों को इन 3 चैप्टर में पहले मुझे बताइए, इन 3 चैप्टर में एनीबॉडी नीड्स टू आस्क मी एनी क्वेश्चन? कंजर्वेशन ऑफ प्लांट से शुरू हो जाइए, कहीं किसी बच्चे को कोई भी कंफ्यूजन है यू कैन आस्क मी, फोर्स एंड प्रेशर में या फ्रिक्शन में। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हो तो मेरे साथ साथ आप लोगों को भी हार्ड वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि अगर 10th 8th की साइंस आपको क्लियर होती गई तो आप यू विल फेस लेस प्रॉब्लम इन 10th की साइंस, 9th की साइंस और 10th की साइंस। अगर 8th की साइंस आपको क्लियर नहीं होगी तो यू विल फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम। और ये एम मत रखिए कि आपने सिर्फ पास होना है,
एम रखिए कि आपने अच्छे मार्क्स लेके निकलना है, ठीक है। Means friction always act in the direction of motion. अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपोजिट। फ्रिक्शन जो होता है ना अपोजिट होता है। अब आप देखिए आजकल सूटकेस आने लगे ना, जो ट्रॉली बनी होती है और उसमें पहिए लगे होते हैं, ये देखिए डायग्राम देखो 152, ये मेरे पास भी है। स्टेशन पे उतरो या एयरपोर्ट पे उतरो तो खींचते जाओ, अटैची उठानी तो मुश्किल है, उसको खींचते जाओ, उसमें पहिए लगे, रोलिंग, रोलिंग फ्रिक्शन है। और रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन एनी स्टैटिक फ्रिक्शन, समझ में? तो आपको वेट भी नहीं कैरी करना पड़ता है और उसको लेकर के आप चलते रहते हो। You must have seen attached and other pieces of luggage fitted with rollers. Even a child can pull such pieces of luggage. Why it is so? क्योंकि because roller है, उसमें wheels लगे हुए हैं, and that creates rolling friction. And rolling friction is very less, very very less. वो उतना तो जोर लगा के खींच लेता है rolling friction में। तो friction moves against the opposite direction of motion. अगर ये इधर को जा रहा है तो वो रोलिंग फ्रिक्शन उधर को होगा, लेकिन क्योंकि रोल हो रहा पहिया तो उसको टाइम नहीं मिलता दूसरी सरफेस से इंटरलॉक होने का, वो स्मूथली चलता जाएगा, चलता जाएगा। इसमें दो क्वेश्चन तो रीजन में बहुत तीन इंपॉर्टेंट है। व्हाई स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, व्हाई स्पोर्ट्समैन यूज शूज विद स्पाइक्स, और व्हाई द एरोप्लेन हैज गॉट द शेप्स ऑफ द बर्ड्स। तीसरा चौथा ये क्वेश्चन है। अब आप कैरम बोर्ड पे आप पाउडर स्प्रिंकल करते हो, कैरम बोर्ड खेला है किसी ने आप लोगों में से? यस मैम। कैरम, तो कैरम में आप लोग पाउडर स्प्रिंकल करते हो, क्यों स्प्रिंकल करते हैं? जस्ट टू क्रिएट द अवॉइड द फ्रिक्शन, स्मूथ हो जाए सरफेस। पाउडर टेल्कम पाउडर डालते हैं मैम, फ्रिक्शन रिड्यूस होता है। हाँ वेरी गुड, जस्ट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन। और जब फ्रिक्शन नहीं होगा तो वो जो आपकी गिट्टी है वो आसानी से चली जाएगी, और अगर फ्रिक्शन हो रहा होगा तो गिट्टी जो है वो उतनी आसानी से उतनी स्पीड से नहीं जा पाएगी। ये आप मैम वो इंटरलॉक हो जाएगी। हाँ 12 है, 12.12 है आपके पास, एक डायग्राम दिया हुआ है, देखो ये है ना, यहाँ पे फ्रिक्शन, वो पाउडर डालते हैं। पाउडर इज स्प्रिंकल्ड ऑन द कैरम बोर्ड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। विंग्स का है, वो हवाई जहाज के विंग्स होते हैं टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन। अगर आप खाली फ्रिक्शन लिखेंगे तो शायद उतना अच्छा नहीं माना जाएगा। इफ यू राइट द फ्लूइड फ्रिक्शन that will be considered the good language. Always try to give the answer in a good correct language. चाहे short answer है but try to write full complete language. तब आपका वो आंसर पता चलता है कि आपने बुक से मेहनत करी है, आपने बुक से पढ़ा। वैसे अच्छा किया 8th के बच्चों ने, टेस्ट अच्छा किया। आई एम वेरी हैप्पी। जिस तरह आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया गया है उस तरीके से आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। का टेस्ट पेपर सब ज्यादातर बच्चों ने अच्छा किया, मेरी उम्मीद से अच्छा किया आप लोगों ने। इसलिए मैं कहती हूँ कि बुक के कांटेक्ट में आप लोग रहिए, बुक से पढ़ते रहिए। जितना कुछ आपको बुक में पॉइंट मिलेगा ना, वो ये वाला एम मत रखो कि चलते समय गाइड निकाली और 5-6 क्वेश्चन पढ़े और चल दिए, वो एम मत रखिए आप लोग। व्हाट इज ड्रैग, एक क्वेश्चन है व्हाट इज ड्रैग। तो ये पीछे भी दिया, द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। जो फ्रैक्शनल फोर्स जो फ्लूइड एक्सर्ट करता है उसको ड्रैग कहते हैं। फ्लूइड क्या है? गैस और वाटर मीडियम। जब गैस का मीडियम में कोई चीज चल रही है या वाटर मीडियम में वो चीज चल रही है तो फ्लूइड फ्रैक्शन होता है। तो आप ये ड्रैग पढ़िए, द फ्रैक्शनल फोर्स एक्सर्टेड बाय फ्लूइड्स इज आल्सो कॉल्ड ड्रैग। Why objects are given a special shape? Because to minimize the friction, जो फ्रिक्शन हो रहा है उसको मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज द फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं? अगर हमें फ्रिक्शन की जरूरत है और हमें चाहिए कि हमें फ्रिक्शन की जरूरत है, तो हाउ वी कैन इंक्रीज? वी कैन इंक्रीज इट बाय मेकिंग द सरफेस रफ।
जितनी सरफेस रफ होगी उतना फ्रिक्शन ज्यादा होगा। तो आप वी कैन मेक इट बाय इंक्रीजिंग द सरफेस रफ। सरफेस को रफ करने के लिए हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। We can increase it by making the surface rough. How can you increase friction? ये एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, एक मार्क का आता है कि आप फ्रिक्शन को इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। By making the surface rough. The sole of the shoes and the tire of the vehicles are treated to increase friction. Treaded का मतलब है, आपने देखा ना सोल ऑफ टायर्स जो होते हैं, जो ट्रकों के गाड़ी के वो ट्रेड किए जाते हैं, उनमें ऊपर नीचे होता है, ऐसे पार्ट निकला होता है। तो वो क्यों करते हैं जस्ट टू इंक्रीज फ्रिक्शन, ताकि फ्रिक्शन बढ़ता रहे। स्मूथ टायर होंगे, एकदम एक ऐसे स्मूथ टायर होंगे तो वो फ्रिक्शन उनको नहीं मिलेगा और वो ब्रेक लगाने पर भी गाड़ी नहीं रुक पाएगी। वो इस तरह, क्योंकि वो स्लिप होते जाएंगे टायर। फ्रिक्शन है और ब्रेक है, देन दैट कार विल स्टॉप। तो उन टायर्स को, इसीलिए जब टायर पुराना हो जाता है तो उनको वर्कशॉप में ट्रेडिंग के लिए दे देते हैं, जस्ट टू इंक्रीज द फ्रिक्शन। और इसी तरह आप यहाँ पे देखिए, जो शूज होते हैं इनके सोल्स, शूज का जो सोल होता है, आप देखिए एड़ी के नीचे एक अलग पार्ट लगा हुआ है और आगे पंजे के ऊपर एक अलग पार्ट लगा हुआ है, और वो रफ पार्ट होता है एकदम, वो स्मूथ नहीं होता है, वो रफ होता है। उसको आपका अपर पार्ट ऑफ शूज विल बी स्मूथ, उसको आप पॉलिश करके चमकाइए, साफ करिए। लेकिन लोअर पार्ट, जो कपड़े के कैनवस शूज होते हैं, उसमें तो नीचे का जो सोल होता है वो बहुत लाइनें से बनी होती है, लाइनें बना देते हैं अप एंड डाउन, ताकि वो लाइनों से फ्रिक्शन। तो शूज भी उसमें सोल में ट्रेडिंग करते हैं और वो स्मूथ नहीं हो सकता कभी भी। वो एक शूज जो है उसका आपका हमेशा रफ होगा। फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट कहते हैं जो दोनों चीजों को स्मूथ कर दे, जो जैसे ऑयलिंग कर दे। ऑयल डालना, ऑयल्स जो होते हैं, दोज आर कॉल्ड लुब्रिकेंट्स। तो फ्रिक्शंस जो मशीनों में कैसे रिड्यूस होता है? बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। मशीन में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, तो इन मशीन फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग लुब्रिकेंट्स। When one body rolls over another body, rolling friction comes into play. Rolling friction is smaller than sliding friction. रोलिंग स्टेशनरी से भी कम है और स्लाइडिंग से। इसका मतलब मिनिमम फ्रिक्शन जो है वो रोलिंग में, सबसे कम फ्रिक्शन जो है वो किसमें? रोलिंग में। रोलिंग फ्रिक्शन इज स्मॉलर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन से रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम होता है। इन मैनी मशीन फ्रिक्शन इज रिड्यूस्ड बाय यूजिंग, क्या यूज करते हैं मशीनों में? टेल मी। मैम ऑयल। ऑयल कर दिया, और दूसरा बाय यूजिंग, मैंने बताया भी था, फैंस में लगते हैं ये। बॉल बेयरिंग। यस, बॉल बेयरिंग। बॉल बेयरिंग को इससे रिड्यूस करते हैं। Fluid friction can be minimized by giving suitable shape to bodies moving in a fluid. एक क्वेश्चन आ सकता है, how fluid friction can be minimized? मैम by giving them streamline. हाँ, आप लिखिए, how fluid friction can be minimized? How fluid friction can be minimized? How friction can be minimized in machines? दोनों क्वेश्चन लिखे, फ्लूइड फ्रिक्शन का भी और मशीन का भी। How friction can be minimized in machine? मशीन में फ्रिक्शन कैसे मिनिमाइज होता है? How friction can be minimized in machine? How fluid friction can be minimized? ऐसा नहीं है मैं वही एक दो ही क्वेश्चन दूंगी, मैं ये भी कह सकती हूँ why the tires of the vehicles are threaded. Why, tell the reason why tires of the vehicles are threaded. ये भी मैं दे सकती हूँ आपको क्वेश्चन।
और फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है? सबसे ज्यादा फ्रिक्शन डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस। नेचर ऑफ द सरफेस का मतलब है, नेचर ऑफ सरफेस का यहाँ पे मतलब है कि वो ऑयली है या वो रफ है या वो स्मूथ है। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा उस पर डिपेंड करता है। ऑयली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा, कीप इट इन योर माइंड। ऑयली सरफेस पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। रफ सरफेस पे है, कम रफ है तो कम फ्रिक्शन है, बहुत रफ है तो ज्यादा है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सरफेस इन कांटेक्ट। जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, फ्रिक्शन उस पर डिपेंड करता है। ये बात आप मान लीजिए, जो सरफेस कांटेक्ट में आ रही है, फ्रिक्शन उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये अपने आप से नहीं होगा कि हर जगह एक सा ही फ्रिक्शन होगा। मार्बल का फ्लोर है आपका तो वहां फ्रिक्शन कम है, ईंटों का फ्लोर है तो वहां फ्रिक्शन ज्यादा है। मार्बल के फ्लोर पे चीज स्मूथली चलती जाएगी, मगर ईंटों का फ्लोर है, इसीलिए जो बाथरूम की टाइल्स बनती है वो एक थोड़ी रफ टाइल बनती है। बाथरूम की जो फ्लोरिंग टाइल होती है वो स्मूथ टाइल नहीं होती है, वो बहुत चिकनी नहीं होती, एकदम आदमी स्लिप हो जाएगा। वो रफ टाइल बनाते हैं, और लगाना भी ध्यान से चाहिए, बाथरूम की टाइल शुड बी रफ टाइल्स। तो अब आप ये देख लीजिए कि फ्रिक्शन का हमारी डेली लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है और कितने यूजेस हैं और कितने हार्म्स हैं इसके, दोनों चीजें हमारे लिए। लेकिन फ्रिक्शन बहुत यूज है। अगर बाथरूम में फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप पानी में स्लिप होते जाएंगे। बाथरूम में तो फ्रिक्शन बहुत जरूरी चाहिए, टॉयलेट्स में। तो इसलिए आपका जो फ्लोर है वो दैट डिपेंड्स कहाँ का बन रहा है। ड्राइंग रूम का है, उसका है तो मार्बल का फ्लोर बनेगा। तो ये फ्रिक्शन जो है अगर नहीं होता है किसी चीज में, तो उसमें ऐसी स्पेशल शेप देके या उसमें ऐसी चीज डाल करके फ्रिक्शन को क्रिएट किया जाता है। कि यहाँ पे जैसे शूज में सोल आपके ऐसे बनाते हैं कि फ्रिक्शन हो रोड के साथ। स्पोर्ट्समैन के शूज बनाते हैं, उसमें स्पाइक्स होती है, इतनी मोटी मोटी स्पाइक्स होती हैं ताकि उसमें फ्रिक्शन हो, आदमी चले और फिसले ना। तो ये आपके लिए एक बहुत जरूरी चीज है। अब स्टेट पे भी बहुत फ्रिक्शन डिपेंड करता है। स्टेशनरी है, रेस्ट है, रेस्ट कहते हैं रुकी हुई चीज को। वो रेस्ट में एक है तो उसका फ्रिक्शन और मूविंग चीज का फ्रिक्शन, इन दोनों पे भी डिपेंड करता है आपका, बहुत ज्यादा इस पे आपको डिपेंड करता है, मूविंग फ्रिक्शन या फ्रिक्शन एट द रेस्ट। और दूसरा, हाउ हार्ड टू सरफेसेस प्रेस टुगेदर। ज्यादा वेट होगा तो हार्डली प्रेस कर रही है, और कम वेट होगा तो कम उसमें प्रेस कर रही है। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स ऑन हाउ हार्ड द टू सरफेसेस प्रेस ईच अदर।